Hello students, so welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों, कूलाम्स लॉ की सीरीज़ में हमने लेवल 1 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने कूलाम्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ा, वेक्टर फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा, देन फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर बच्चों हमने डिस्कशन क्वेश्चंस किए और फिर लेवल 1 के क्वेश्चंस किए। अभी लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लेवल 2 के क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 स्मॉल सिल्वर स्फीयर्स, सबसे पहले 2 स्मॉल सिल्वर स्फीयर्स बना लेते हैं। ये फर्स्ट स्फीयर हो गया और ये सेकंड स्फीयर हो गया विथ अ मास 10 ग्राम। तो बेटा इसका जो मास है वो 10 ग्राम है और जो दूसरा वाला है उसका जो मास है वो भी 10 ग्राम है। सेपरेटेड बाय 1 मीटर। सो स्मॉल स्फीयर है, पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। सेपरेशन इनके बीच में 1 मीटर है, आर का वैल्यू। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ये चीज़ है, फ्रैक्शन पूछा है। फ्रैक्शन मतलब कितना पार्ट ट्रांसफ़र हुआ है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन स्फीयर that must be transferred to the other in order to produce an attractive force of 1 into 10 to power 4 न्यूटन। अब होगा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर से निकाल के दूसरे स्फीयर को दिए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, तो अगर जिस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा उस पर कितना चार्ज आएगा, उस पर आएगा प्लस एन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास आएगा माइनस एन। तो यहाँ पे हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट इधर वाले स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसके पास गए हैं तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा प्लस एन। इससे इलेक्ट्रॉन निकल के गए और लेड से इसके पास गए हैं तो इस पे आएगा माइनस एन। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो ये चार्ज इक्वल होगा, ये चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा और नेचर अपोजिट होगी। और बेटा ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एन इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ पे कई बार हम इसको कैपिटल एन भी लिख देते हैं, स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो इस पे आ गया प्लस एन, इस पे आ गया माइनस एन। तो एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। और इस पे प्लस में चार्ज है या इस पे माइनस में, तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स होगा बच्चों अट्रैक्टिव। फोर्स होगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और हमसे बोला है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ न्यूटन का जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमसे पूछा है कि कितना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो फोर्स का वैल्यू होता है दैट इज़ के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से क्यू का वैल्यू एन ई, सबसे पहले क्यू निकाल लेंगे हम लोग, फिर बाद में उसको एन ई लिख देंगे। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू एन ई हमारे पास आ जाएगा बच्चों एफ आर स्क्वायर अपॉन के और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास चार्ज का वैल्यू आ जाएगा जो कि स्फीयर्स के ऊपर डेवलप होगा। तो ये एफ का वैल्यू कितना है 10⁻⁴। आर कितना है बच्चों, तो आर हमारे को दिया है, इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर ही तो 1 ही हो जाएगा। के कितना है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹ होता है SI यूनिट्स में। तो यहाँ से हमारे पास क्यू का वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.05 इंटू 10⁻³ कूलम।
अब इस ये क्यू किसके इक्वल है, एन ई के। तो एन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं अगर वो मुझे निकालने हैं, यहाँ पे एन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो ट्रांसफ़र के लिए आप ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में एक्स एफ ई आर, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन एक्स फर मीन्स ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स है एन एक्स फर मीन्स ट्रांसफ़र नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास हो जाएंगे चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1.05 इंटू 10⁻³ में हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, और ऐसा करने से हमारे पास में आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6.59 इंटू 10⁻15। इतने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र हुआ, तो ये हमसे जो बोला इन्होंने द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो बच्चों हमसे पूछा है एन फ्रैक्शन, ध्यान से देखें, हमसे पूछा है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स का फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन यहाँ पे हमें सेंड करना है। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये होता है जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने पड़ेंगे। अब इन्होंने मुझे बोला है कि क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ऑफ सिल्वर इज़ 47 एंड इट्स मोलर मास इज़ 107.87 ग्राम। तो सबसे पहले मुझे ये 10 ग्राम जो है ना, इसमें इसके मोल्स निकालने रहेंगे, फिर एटम्स, एंड देन फिर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे आएगा, तो देखो इसका जो मास है, मास कितना है 10 ग्राम, उसमें हमने इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। बच्चों ध्यान से समझेंगे, हमने बच्चों इसका जो मास है टोटल मास, ये हम कर क्या रहे हैं, तो इस फॉर्मूला फॉर्म में अगर आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो सिल्वर स्फीयर का जो टोटल मास है इसमें इसके मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल मास 10 ग्राम है एंड मोलर मास कितना दिया है बच्चों, 107.87 ग्राम पर मोल, 107.87 ग्राम अपॉन मोल। तो बेटा ऐसा करने से हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाते हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स अगर मिल गए तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na एटम्स पर मोल, इसको हम Na एटम्स पर मोल, इसको Na से मल्टीप्लाई करना बेसिकली आपको। तो यहाँ पे हमने लिखा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे पर मोल के अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे पर मोल के अंदर। अच्छा जी, तो एटम्स आ गए। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इंटू 47 कर देंगे। तो यहाँ पे 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। तो अब यहाँ पे देखो आप बहुत इजीली देख पाएंगे बच्चों कि जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल ऊपर जाके मोल से मोल कटेगा, एटम से एटम कटेगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट कि ये नंबर आपके पास आएगा बच्चों, आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों। अब मुझे क्या करना, फ्रैक्शन निकालना। तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हैं बच्चों 6.59 इंटू 10⁻15, ये तो बेटा ट्रांसफ़र हुए हैं। और टोटल कितने हैं 2.62 इंटू 10⁻24, ये टोटल है। तो कितना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र हुआ है,
तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 2.51 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना फ्रैक्शन ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, इतना फ्रैक्शन का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बेटा 2.51 अपॉन 10⁹ और 10⁹ को हम बोलते हैं 1 बिलियन, तो हम बोल सकते हैं 2.51 पर बिलियन। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 2.51 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। अब आप सोचोगे सर 2.51 तो हो ही नहीं सकते, तो ये जो है ये वैल्यू जो हमने लिखा है ये यहाँ पे जो है 2.51 इलेक्ट्रॉन्स पर बिलियन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जब आप इसको मैनी बिलियंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा भी नंबर आ जाएगा कि जैसे 1 बिलियन में इतने हैं तो 100 बिलियन में कितने होंगे, जैसे 1 बिलियन में से इतने ट्रांसफ़र हुए तो 100 बिलियन में कितने होंगे, तो इंटू 100 कर दो तो 251, फिर तो पूरा नंबर आ जाएगा ना, फिर तो पॉइंट में नहीं आएगा ना। तो ये इस तरह से होता है। आप ऐसे नहीं सोचे कि 2.51 इलेक्ट्रॉन एक बिलियन में से ट्रांसफ़र हुए। तो बेटा अगर इसके अंदर 100 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 100 बिलियन में से कितने होंगे 251। अगर इसके पास में 100 बिलियन की जगह 1000 बिलियन है तो 1 बिलियन में से 2.51 है तो 1000 में से कितना हो जाएगा 2510। तो इस तरह से सोचें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, 2 अहम मास के ब्लॉक्स यहाँ पे हैं और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो यहाँ पे बोला है आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, या फ्रिक्शन है नहीं, कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग, लाइट मेटेलिक स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब ये मेटेलिक स्प्रिंग मतलब इसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है इधर से उधर, तो फिर अच्छी बात है, बहुत ही लाइट मेटेलिक स्प्रिंग है। अब क्या बोल रहे हैं, ये इनिशियल लेंथ Li दे रखा है हमें, तो अभी ये अनस्ट्रेच कंडीशन में है तो इसका लेंथ Li है। अब बच्चों अ टोटल चार्ज क्यू इज स्लोली प्लेस्ड ऑन द सिस्टम, तो टोटल क्यू प्लेस करेंगे बच्चों तो स्प्रिंग तो जो है वो बहुत ही लाइट है, नेग्लेजिबल उसका मास है। और वैसे भी अगर आप चार्ज यहाँ पे देंगे तो चार्ज में रिपल्सन होगा तो ये दोनों स्फीयर्स के पास जाएगा। अब आगे तो एयर है, इंसुलेटर है, तो और आगे तो नहीं जा सकता, बट मैक्सिमम रिपल्सन कंडीशन में ये स्फीयर्स के पास चला जाएगा। Q/2 इस पे जाएगा और Q/2 इस पे जाएगा बिकॉज स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। और धीरे धीरे हम इसको जब प्लेस करेंगे तो अब होगा क्या बच्चों, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये चार्ज इनके ऊपर आएगा तो इनके बीच में लगने लगेगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, जिससे क्या होगा, जिससे ये दूर जाने लगेंगे। लेकिन ये दूर जाएंगे तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ने लगेगी, जो इनिशियल लेंथ है वो तो उससे चेंज होकर बढ़ने लगेगी। तो जब स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती है ना तो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है। अब ध्यान रहे स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड्स पे लगता है सेम वैल्यू का, तो एफ स्प्रिंग यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें बच्चों कि स्प्रिंग जब होती है, जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो वो अपने दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है, और वो होता है फोर्स का वैल्यू होता है के इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आता है उसके बराबर उस फोर्स का वैल्यू होता है के इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये उस फोर्स का वैल्यू होता है। तो अब क्या होगा कि ये फोर्स शुरू में तो ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स तो होगा नहीं, शुरू में सिर्फ ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इनको दूर खींचेगा तो फिर स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो इसका अपोज करेगा। लेकिन अगर मान लो कि इनके बीच में क्या होगा कि ये स्ट्रेचिंग तब तक होगी जब तक कि एफ स्प्रिंग जो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में आने का, तो इस प्रोसेस में क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा है बच्चों स्प्रिंग से, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी ना तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये वो सिचुएशन है जब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल हो गया एफ स्प्रिंग के, मतलब अब इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, मान लो अब इसकी लेंथ एल हो गई तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू चेंज इन लेंथ, तो फाइनल लेंथ एल, इनिशियल लेंथ एल इनिशियल। और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये तो स्प्रिंग फोर्स हो गया जो यहाँ भी लगने वाला है। दोनों में से किसी ब्लॉक पे ड्रॉ करो,
वी विल राइट सेम थिंग के इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ ये वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। तो अब क्या होगा कि पहले तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा था स्प्रिंग फोर्स से, तो लेंथ बढ़ रही थी, बट जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही थी तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ रहा था, और लेंथ बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक कम हो रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच का सेपरेशन बढ़ रहा था, तो ये तो बढ़ रहा था स्प्रिंग फोर्स तो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन बढ़ने से कम हो रहा था, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया बच्चों। तो इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल हो गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को, फोर्स कांस्टेंट को के ही लिख देते हैं बच्चों। और दोनों स्फीयर्स पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, के Q1 Q2, और बीच का सेपरेशन फाइनली कितना है L, तो L² इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग दैट इज L माइनस L इनिशियल। तो ये कंसेप्ट हमारे पास ये आ गया। तो इन्होंने लास्ट में हमसे पूछा है कि Q का वैल्यू बताना है, ऑल द चार्जेस ऑन द ब्लॉक आर ऑन द ब्लॉक, सारे के सारे चार्ज ब्लॉक्स पे है, तो आधे आधे डिवाइड कर दिया, मॉडलिंग द ब्लॉक्स एज ए पॉइंट चार्ज, और ब्लॉक्स को पॉइंट चार्ज मान के कूलम्स को लगा सकते हो, और आधा आधा चार्ज बच्चों अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इंटू Q² बाई, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 2 4, 4L² इक्वल टू के टाइम्स, हम यहाँ लिख सकते हैं L फाइनल माइनस L इनिशियल। तो यहाँ से मेरे पास में Q² का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4L² इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग माइनस इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरे पास किसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, फाइनली मेरे पास में Q का वैल्यू आ जाएगा। तो Q का वैल्यू आ जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4 का 2 आ जाएगा, L² का L आ जाएगा, और रिमेनिंग थिंग्स किस में, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा K स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो 1/4 होता है इनटू चेंज इन लेंथ दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इन बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। बट ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। फाइंड द फोर्स। तो पहले तो हमें बोर मॉडल जो है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटॉन होता है सेंटर पे, और उस प्रोटॉन के चारों तरफ क्या होता है, ये सेंटर पे तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ही होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो प्लस ही होता है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि ये फोर्स निकालो। तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 दैट इज प्लस E का मैग्नीट्यूड माइनस E का मैग्नीट्यूड, तो E², और बीच का जो सेपरेशन जो ऑर्बिट का रेडियस दिया R²। तो बेटा क्वेश्चन में वैल्यू दिया, इसको पुट करेंगे और हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। K का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और R का वैल्यू 0.529 ये हमें दिया है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों 8.22 इंटू, थोड़ा बहुत पॉइंटों में ऊपर नीचे करे तो वो टेंशन नहीं लेना, 10⁻⁸ न्यूटन फोर्स आ जाएगा। अब बच्चों क्या होगा कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितनी स्पीड से कर रहा है, तो भैया v स्पीड से सर्कल में घूम रहा है ये। तो ये कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल में घूम रहा है। बच्चों सर्कुलर मोशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, ये जो वेलोसिटी होती है ना, इसकी डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज होना रहता है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको कंटिन्यू चेंज होना रहता है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या, एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगे वेलोसिटी की, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चेंज करना नहीं रहता। जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करना, मतलब स्पीड तो चेंज नहीं करनी, बट डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करनी है। और डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करने के लिए क्या होता है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स लगता रहना चाहिए, क्योंकि जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता रहेगा तो वो डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। तो ये अल्टीमेटली वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है,
हमेशा टेंजेंशियल टू पाथ सर्कल होती है, तो हमेशा इस पर रेडियल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ एक फोर्स की नीड होती है। तो जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें हमेशा पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कराना है, पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराना है तो एक फोर्स की नीड होती है। सो नीडेड फोर्स, जिसको बच्चे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में नीड है। ये नीड होती है mv²/r। m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से, ये m मास का इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो mv²/r। कई बच्चे वो सोचते हैं ये कोई फोर्स है, बेटा ये कोई फोर्स नहीं है, ये नीड है। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा, तब घूम पाएगा। और ये नीड जो है फुलफिल होती है, कोई ना कोई वहाँ पे नेचुरल फोर्स होना चाहिए जो लगते रहना चाहिए। फुलफिल्ड बाय, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये फुलफिल होती है। तो कोई ना कोई नेचुरल फोर्स है जो इस नीड को फुलफिल करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ke²/r²। तो ये नीड है और ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स जो इसको नीड को कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन बन रही है और ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू निकालेंगे ना बच्चों, तो v का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, एक r से एक r आप कैंसिल कर सकते हैं, तो v का वैल्यू आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो फोर्स हमने पहले निकाल ही लिया था तो इसको पूरे को f ही बोलते हैं हम। तो फिर r जो है वो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, r हमें दिया है ना क्वेश्चन में। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ही हमारी ये नीड पूरी कर रहा है वास्तव में। तो यहाँ से हम अगर इसको देखें तो हम लिख सकते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू आर डिवाइडेड मास और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं क्योंकि F हमने कैलकुलेट पहले कर ही लिया ऊपर और R क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देंगे यहाँ पे। तो ये डाटा जब हम इसमें डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.19 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, सो रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने अभी ये 3 क्वेश्चंस किए, आई थिंक आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा इनका, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों लाइक करो, शेयर करो।